गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र सेकेंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था है। विश्व के संविधानों की हम बात करें तो आयरलैंड के संविधान में ये नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया और आयरलैंड के संविधान से ही हमने प्रेरणा प्राप्त की और भारत के संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनका उद्देश्य क्या है आदि के बारे में हम बात करें। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीति निर्देशक तत्व जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि राज्य अपनी नीति निर्माण करते समय, कानून बनाते समय, उनको लागू करते समय इन निर्देशक इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेगा। संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि आने वाले समय में भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए, अर्थात भारत में जो राज्य है, सरकार है, वो इस प्रकार काम करे कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जो हमारे आदर्श है, हमारे संविधान के जो हमें प्राप्त करने हैं, तो उन मूल्यों की स्थापना किस प्रकार हो सके, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हो सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही संविधान निर्माताओं ने संविधान में इन नीति निर्देशित तत्वों की व्यवस्था की है। अगर हम नीति निर्देशित तत्वों की परिभाषा की बात करें तो हम देखें कि राज्य अनुच्छेद 37 में बताया गया है, कहा गया है कि राज्य नीति निर्माण में इन तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। कार्यपालिका कानून लागू करते समय और व्यवस्थापिका, विधायिका कानूनों का निर्माण करते समय इन निर्देशक इन तत्वों को अपने ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेगी। तो इसमें ऐसे कौन से तत्व हैं, और देखिए इन निर्देशक तत्वों में इतने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो शामिल किए गए हैं, बड़े व्यापक रूप में इनकी व्याख्या की गई है। व्यापक तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो राज्य की इतनी क्षमता नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास कि हम इन तत्वों को तुरंत लागू कर सकें। तो आने वाली सरकारों को ऊपर छोड़ दिया गया कि क्रम से धीरे धीरे वो अपनी क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनी कार्यों, अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं के माध्यम से इन तत्वों को लागू करने का प्रयास करेंगी, इनको ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेंगी। तो नीति निर्देशित तत्व क्या है? यह है वो तत्व है, यह वो निर्देशक तत्व है जिन्हें आने वाली सरकारें या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अपना कार्य करते समय, नीति बनाते समय, उनको लागू करते समय इनको ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करती हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है और संविधान के भाग 4 में इन नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। ये दोनों चीजें जो है परस्पर पूरक है और परस्पर एक दूसरे पर आधारित भी हैं। और अगर हम इन दोनों के बीच में तुलना करें तो इन दोनों में हमें अंतर भी दिखाई देते हैं। और इनके अंतर की बात करें तो इससे पहले हम देखें कि इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यता प्रदान नहीं की गई है, अर्थात इन निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए हम न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते और न्यायालय भी इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकता। तो न्यायालय में इनके बाध्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी विशेषता है कि राज्य अपना कार्य करते समय अपने शासन का संचालन करते समय इन तत्वों को अपना आधार बनाएगा, अर्थात राज्य के शासन में ये तत्व कैसे हैं? मूलभूत हैं। और इसी के साथ राज्य द्वारा कानून निर्माण करते समय इन तत्वों को क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। तो ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं इन निर्देशक तत्वों के बारे में कि पहली बात, न्यायालय द्वारा बाध्यता प्राप्त नहीं है, दूसरा, ये शासन में, देश के शासन में मूलभूत है, और तीसरी बात है कि कानून निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार यह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक
इन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है, इनको बताया गया है। What is the difference between fundamental rights and directive principles of state policy? राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर क्या है? तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है ये प्रश्न। प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी यह प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच अंतर कीजिए। तो यहाँ अंतर क्या है? देखिए, मूल अधिकारों की उल्लंघन होने की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय द्वारा उन अधिकारों की स्थापना के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, अर्थात राज्य के उन कार्यों के ऊपर रोक लगाई जा सकती है न्यायालय द्वारा कि जिन कार्यों से मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इस प्रकार मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है उनकी प्राप्ति के लिए हम न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये वाद योग्य नहीं है, तो मूल अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि मूल अधिकार राज्य को वो कार्य करने से रोकते हैं जिनसे इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, और न्यायालय ऐसे कार्यों को अनुच्छेद 32 के तहत अवैध भी घोषित ठहरा सकते हैं, उनके ऊपर रोक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल अधिकार राज्य के लिए कैसे है? निषेधात्मक है, इंजेक्शन लगाते हैं, राज्य के कुछ कार्यों के ऊपर रोक लगाते हैं। वहीं ये निर्देशक तत्व जो है यह एक प्रकार से सकारात्मक है, अर्थात राज्य को ये कुछ करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए कि राज्य इन कार्यों को करेगा, राज्य इन कार्यों को आने वाले समय में करेगा। तो इस प्रकार ये कैसे है? सकारात्मक है। तो अगला अंतर है कि ये मूल अधिकार जो है वो मूल अधिकार किसके लिए है? ये मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, अर्थात ये मूल अधिकारों को संविधान में जो उल्लेख किया गया है वो किसकी? नागरिकों के लिए किया गया है। और ये निर्देशक तत्व जो है उनकी ये राज्य के लिए है, अर्थात राज्य को इनके लिए कार्य करना है, इनकी प्राप्ति के लिए राज्य को कानून बनाने हैं, उनको लागू करना है। चौथा अंतर है कि इन मूल अधिकारों के माध्यम से भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो स्वतंत्रता और समानता की जो स्थापना है वो किसके माध्यम से की गई है? वो मूल अधिकारों के माध्यम से, अर्थात मूल अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। वहीं इन नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र, अर्थात समाज में जो आर्थिक आधार पर असमानता है इसको दूर करने के लिए ये नीति निर्देशक तत्व काम करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये नीति निर्देशक तत्व काम करते हैं। तो इस प्रकार इनके बीच में हमें ये परस्पर संबंध भी देखने को मिलता है। कई बार इन दोनों के बीच एक विवाद भी शुरू होता है कि साहब कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान का भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अथवा संविधान का भाग 4 जिसमें इन नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। तो इनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, ज्यादा बड़ा कौन है? तो देखिए यहाँ हमें समझना होगा कि इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया गया है, और यह सामंजस्य क्या है? यह सामंजस्य की ये दोनों भाग जो हैं, अर्थात मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है, अपितु ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। और इनके बीच हमें एक सामंजस्य, संरचनात्मक सामंजस्य देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल हमें कंजक्शन इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो एक दूसरे पर प्राथमिकता तो मूल अधिकारों को दी जाएगी क्योंकि ये वाद योग्य है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य अपना कार्य करते समय इनको ध्यान में सदैव रखेगा, इनकी क्रियान्विति के लिए निरंतर प्रयास करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों ही तत्व एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 37 अगर हम देखें तो 38 से लेकर 51 तक, संविधान में अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक इन विभिन्न प्रावधानों में, इन विभिन्न अनुच्छेदों में इन नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है, इनका उल्लेख किया गया है। तो देखें, अगर हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इन विभिन्न निर्देशक तत्वों को विभिन्न भागों में, विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न वर्गों में विभाजित हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए कर सकते हैं। पहले देखें कि कौन कौन से ये निर्देशक तत्व हैं। तो पहली वर्ग जो है वो है सब आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। ऐसे कुछ प्रावधान हैं, ऐसे
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, अर्थात जिनके माध्यम से लोगों को आय के जो साधन है, अपनी आजीविका का निर्वहन करने के लिए जो आवश्यक साधन है वो निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के निरंतर प्राप्त हो सके। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं? देखिए, इन निर्दिष्ट तत्वों में कहा गया है कि राज्य द्वारा प्रत्येक पुरुष एवं महिला को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। अपना लिवलीहुड, जीवन निर्वाह करने के साधन जो है वो समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ही राज्य यह प्रयास करेगा कि जो उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण इस प्रकार से ना हो कि उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने हाथों में एकत्रित हो जाए। तो इसको रोकने के लिए भी राज्य प्रयास करेगा और राज्य प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष, उनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात इन निर्दिष्ट तत्वों में भी कही गई है। समान कार्य, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात जो कही गई है वो किसमें की गई है? इन निर्दिष्ट तत्वों में की गई है। इसके अलावा राज्य द्वारा अपने कानूनों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से स्त्रियों और बालकों की जो उनके पोषण की, उनकी सुकुमार अवस्था जो है, उनके स्वास्थ्य की जो है वो रक्षा की बात राज्य द्वारा की जाएगी। इसके अलावा हम देखें कि राज्य अपने आर्थिक साधनों और अपनी विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रयास करेगा कि जो युवक हैं, नवयुवक हैं, उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। राज्य द्वारा यह प्रयास भी किया जाएगा कि बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा, विकलांगता है, ऐसा अवस्था में उनको आजीविका के साधन प्राप्त हो सके। तो राज्य, हम देखते हैं कि राज्य द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो सामाजिक पेंशन योजनाएं इसी उद्देश्य के लिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हम देखें कि राज्य कृषि कार्यों में लगे हुए जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनके जीवन निर्वाह के लिए प्रयास करेगा कि उनको यथोचित वेतन मिल सके और कृषि के जो कार्य है, उस कृषि के कार्य में वो अपनी सांस्कृतिक उन्नति कर सकें, अपनी सामाजिक जो विकास कर सकें, इसका भी राज्य द्वारा प्रयास करेगा। और वैज्ञानिक आधार पर किसी कार्यों के संचालन का दायित्व राज्य के ऊपर निर्धारित किया गया है। सहकारी आधार पर भी व्यक्ति गांवों में कुटीर उद्योगों की विकास की बात इन निर्देशित तत्वों में कही गई है। और राज्य पशुपालन जो है, पशुओं की जो स्थिति है उसके संवर्धन के लिए भी प्रयास करेगा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए भी कार्य करेगा। और जो पशुवध जो है, पशुवध कि हमारे यहाँ गायों की देखभाल नहीं हो पाती या पशुवध किया जाता है, तो इसको रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो ये बात भी किसमें की गई है? नीति निर्देशित तत्वों में की गई है। इसके अलावा हम देखें कि समाज के वंचित वर्गों को न्याय के समान अवसर प्राप्त हो सकें, अर्थात वो अपनी आर्थिक अक्षमता के आधार पर, आर्थिक गरीबी के आधार पर हम देखें कि वो न्याय से वंचित ना हो। इसके रोकने के लिए भी इसको सभी को समान न्याय उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की बात, विधिक सहायता की बात इन निर्देशित तत्वों में कही गई है। यह प्रावधान हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा और कुछ प्रावधान हमने बाद में भी जोड़े कि जो उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उन उद्योगों का प्रबंध इस प्रकार से किया जाएगा कि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक जो है, उन श्रमिकों को भी उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी मिलनी चाहिए और राज्य इसके लिए प्रयास करेगा, राज्य इसके लिए कदम उठाएगा। इसकी बात भी इन निर्देशित तत्वों में कही गई है। इसके अलावा निर्देशित तत्वों में यह बात भी की गई है कि राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी जो भेदभाव है, उस भेदभाव को रोकने के लिए प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रावधान जो है, इन विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से भारत में राज्य द्वारा नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। दूसरी कैटेगरी में हम देखें तो इन निर्देशित तत्वों में सामाजिक हित संवर्धन के लिए, सोशल इंटरेस्ट को इंप्रूव करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए भी कुछ प्रावधान इन निर्देशित तत्वों में किए गए हैं। तो हम देखें कि राज्य द्वारा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और
उनके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जो औषधि प्रयोग में ली जाती है उन औषधियों को देखभाल भी किसके द्वारा की जाएगी, राज्य के द्वारा की जाएगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की संवर्धन के लिए जो हानिकारक द्रव्य हैं, जैसे हमारे यहाँ मादक पदार्थ हैं, तो मादक पदार्थों के ऊपर रोक लगाने की बात भी इन निर्दिष्ट तत्वों में कही गई है। राज्य समाज का जो दुर्बलतर वर्ग है, जो उन दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए, जो विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए राज्य द्वारा निरंतर क्या किए जाएंगे, प्रयास किए जाएंगे। तो ये प्रावधान हमें सामाजिक हित संवर्धन संबंधी निर्देशित तत्वों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र की स्थापना के लिए राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता क्या होती है, समान कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी बात अनुच्छेद 44 में कही गई है। और इसमें कहा गया है कि अब देखिए, अभी तक हमारे यहाँ भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ या धर्म के आधार पर जो अलग अलग विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे आदि के संबंध में जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, इन धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों के स्थान पर सभी भारत के नागरिकों के लिए एक जैसे कानून निर्माण की बात कही गई है। भारत की जब आज़ादी मिली थी तब भारत की स्थिति ये नहीं थी कि हम एक साथ एकदम असमान नागरिक संहिता लागू कर दें, परंतु आने वाली सरकारों के ऊपर छोड़ा गया कि वो धीरे धीरे क्या लागू करेंगी, समान नागरिक संहिता लागू करेंगी, जिससे हम देखें कि भारत में लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की मजबूती के लिए ये कार्य जरूरी है। तो समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 में कही गई है। राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की जो सर्विसेज हैं, उन लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का कार्य किया जाएगा। और अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि जब ये नीति निर्देशित तत्व लागू होंगे तो लागू होने से 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 आयु वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। और ये 10 वर्ष में हम ये उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए, 50 सालों तक भी हम उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए। 86वें संविधान संशोधन 2002, भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन जो किया गया सन 2002 में, इसके माध्यम से 6 से 14 आयु वर्ष तक के बच्चों को राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया, इसके एक मूल अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 आयु वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस अब यहाँ जो निर्देशित तत्व था उसमें संशोधन किया गया। तो उसमें क्या संशोधन किया गया, उसमें संशोधन किया गया कि जन्म से लेकर तक के और 6 वर्ष तक की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उस प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है। तो उनके लालन पोषण की जिम्मेदारी, उनके प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा। तो ये बात इन निर्दिष्ट तत्वों में जोड़ दी गई। ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायतों का संगठन इस प्रकार से किया जाए कि वह लोकतंत्र की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना कार्य कर सके, इस बात को भी इन निर्दिष्ट तत्वों में शामिल किया गया है। अगला जब देखें प्राचीन स्मारकों की रक्षा, भारत में जो प्राचीन स्मारक हैं, धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है या राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, उनके संरक्षण, उनकी देखभाल और आदि की जो जिम्मेदारी है वो किसकी, राज्य की सौंपी गई है, भारत सरकार को सौंपी गई है। तो उनके संरक्षण, संवर्धन, उनकी देखभाल, प्राचीन महत्व के जो स्मारक है, राष्ट्रीय धरोहर है या राष्ट्रीय संपदाएं जो हैं, उनका देखभाल राज्य द्वारा किया जाएगा। यह बात भी इन निर्देशित तत्वों में शामिल की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी, देखिए भारत का संविधान जो है वह अनुच्छेद 51 में हमारी विदेश नीति के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत की बात करता है। अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि ये समस्त धरती जो है वह एक वसुधा की तरह है, एक परिवार की तरह है। तो समस्त वसुधा जो है परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से, शांति के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमें उनकी पालन करने की जिम्मेदारी, आदि बातों को, आदि तत्वों को इस निर्दिष्ट तत्व में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अर्थात भारत की विदेश नीति के संबंध में भी हमें मार्गदर्शन मिलता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51 में
इन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो इस प्रकार भारत के संविधान में उल्लेखित ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो अपने आप में काफी व्यापक है, काफी बृहद है और इन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। कई बार इन निर्देशक तत्वों के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है, इनकी आलोचना की जाती है कि साहब इनके पीछे वैधानिक शक्ति का अभाव है, इसलिए यह लागू नहीं हो पाती। आज भी अगर हम देखें कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से इन 70 वर्षों में कई सारे निर्देशक तत्व अभी भी लागू नहीं हो पाए हैं। क्यों लागू नहीं हो पाए हैं? क्योंकि इनकी प्राप्ति के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते और न्यायालय इनको लागू करने के लिए राज्य के लिए आदेश नहीं दे सकता, कार्यपालिका को आदेश नहीं दे सकता। तो कार्यपालिका अपनी क्षमता, अपनी इच्छा और अपनी इच्छा के ऊपर कि जब इनको लागू करना तभी लागू करेगी। तो इस बार ये आलोचना की जाती है इस आधार पर कि इनके वैधानिक शक्ति का अभाव है और इसलिए कहा जाता है कि ये निर्देशक तत्व जो हैं वो बड़े आदर्श हैं, काल्पना लोक की चीजें हैं, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तो ये भी इसकी आलोचना की जाती है। कई बार इन निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच में, दोनों के बीच में एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाता है और कि किसको प्राथमिकता प्रदान की जाए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न विवादों में मूल अधिकारों को ज्यादा प्राथमिकता प्रदान की है, तो इस प्रकार से भी संवैधानिक गतिरोध समय समय पर पैदा होता है। तो इन सब के बावजूद भी इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अपने आप में एक विशिष्ट महत्व है, इनकी अपने आप में एक विशिष्ट उपयोगिता है। देखिए, इन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालय की शक्ति तो नहीं है, परंतु सबसे बड़ी शक्ति जो है वो जनमत की शक्ति। कोई भी सरकार जो है वह जनमत का क्या नहीं कर सकती, अवहेलना नहीं कर सकती, जनता की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। जनता चाहती है कि राज्य द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाए जिनसे उनका विकास हो, समाज में उत्थान हो। तो कोई भी सरकार इनका उल्लंघन करते हुए कार्य नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से सरकारें इन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करती हैं और सदैव प्रयास करती हैं कि इन निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति होती रहे। ये हमारे लिए आदर्श हैं, आदर्श अर्थात जिन्हें हमें प्राप्त करना है। तो सरकारें निरंतर प्रयास करती रहती हैं कि अपनी योजनाओं के माध्यम से, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं या विभिन्न सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं या श्रमिक कल्याण की योजनाएं हैं या हम देखें शिक्षा का अधिकार का जो कानून है, तो ये विभिन्न प्रयास हैं, मिड डे मील का प्रोग्राम है। तो ये प्रयास हैं जिनके माध्यम से इन निर्देशक तत्वों को निरंतर क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। इसके अलावा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निर्देशक तत्व हमारे लिए शासन के मूल्यांकन का आधार है कि कोई सरकार ने एक अच्छा काम किया अथवा नहीं किया, इसको जांचने की कसौटी क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी कसौटी है कि सरकार ने इन निर्देशित तत्वों को लागू करने के लिए कितनी प्रतिबद्धता दिखाई, कितनी क्षमता के साथ कार्य किया। तो इस आधार पर भी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस रूप में इन निर्देशित तत्वों का हमारे लिए बड़ा महत्व है। और अगर हम देखें पिछले 70 वर्षों में विभिन्न सरकारों ने इन निर्देशित तत्वों की प्राप्ति के लिए निरंतर क्या किया है, कार्य किया है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो RTE राइट टू एजुकेशन 6 से 14 आयु वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो बात की गई है या शिक्षा के लिए मिड डे मील की जो बात की गई है, तो ये एक जो नीति निर्देशित तत्व था, इस नीति निर्देशित तत्व को अनुच्छेद जो था इसको 2002 में हमने क्या कर दिया, लोगों को एक अधिकार के रूप में उपलब्ध करा दिया सरकार ने। तो यह एक उपलब्धि है। इसके अलावा देखें, विभिन्न सामाजिक कल्याण के लिए पेंशन योजनाएं हैं या सामाजिक सुधार के लिए निरंतर प्रयास है। वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या विकलांगों, महिलाओं हैं उनकी प्रसूति अवस्था में राज्य द्वारा जो उनकी देखभाल की जाती है, बालकों के पोषण के लिए मिड डे मील जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ये राज्य के जो विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य हैं, यह लोक कल्याणकारी राज्य इन निर्देशित तत्वों की महत्ता, उपयोगिता निरंतर हमारे सामने बनाए हुए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।